कॉरिडोर के अंदर फादर जो है वो एकदम से गिरा और गिरते ही उसकी डेथ हो गई। पूरी रात वो डेड बॉडी जो है वो एज इट इज पड़ी रही। घर के अंदर उसकी बहू थी, बेटा था, उन्होंने चद्दर तक नहीं डाली। सुबह किसी का फोन आया मेरे पास, वहां पे डेड बॉडी है, आप उठा ले। वहां पहुंचने के बाद में जब मैंने सिचुएशन देखी तो वो बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी और अकड़ गई थी, फूल गई थी एक तरीके से। फिर मैंने उनसे चद्दर मांगी, उन्होंने मुझे फेंक के चद्दर दी। जिस औलाद ने अपने बाप की डेड बॉडी पूरी रात इस तरीके से छोड़ दी, वो क्या अग्नि देगा, क्या कुछ करेगा। फिर उसने मुझे फोन भी किया कि फादर के हाथ में सोने की अंगूठियां निकाल लेना। डिजायर के अंदर आप खुद सोच सकते हो कि मैं दो दो डेड बॉडी लेके गया हूँ। एक डेड बॉडी फ्रंट सीट पे, एक डेड बॉडी बैक सीट पे। मैं ये अगर पीछे वाली डेड बॉडी को अगर मैं क्रिमिनेशन के लिए लगा देता था तो दूसरी बॉडी को ना मैं बैठ करके ना उससे कई बार बात भी करने लग जाता था। एक लेडी थी, उसने घुटनों के अंदर अपना सर दिया हुआ था, रो रही थी जी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। बोले मेरे पति, क्योंकि नगर निगम भी जो है डेड बॉडीज लेके आ रहे थे हॉस्पिटल में जो डेथ हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप जाओ और क्रिमिनेट करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने मुट्ठी खोली और उसकी मुट्ठी के अंदर 280 रुपए राउंड करके थे। बोले भैया पैसे नहीं है। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने पंडित जी मैं करवाऊंगा। और एक्चुअल पूछे तो उस दिन मेरी जेब में मात्र 18 रुपए बचे थे कि वो एक महीना जो था उसमें तकरीबन 273 क्रिमिनेशंस जो है मैंने अपने हाथ से किए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती, परंतु हमारा शरीर नश्वर है और हमारी मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा हमारे इस नश्वर शरीर को छोड़कर परलोक में चली जाती है। परंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर हमारे पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया शास्त्रों के अनुसार ना की जाए तो हमारी आत्मा इसी लोक में भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो आज हम आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो यही पवित्र कार्य करते हैं। जिन लोगों की मृत्यु किसी हादसे में हो जाती है और उनके शव को कोई क्लेम नहीं करता, या कोई गरीब आदमी अगर अंतिम क्रिया अफोर्ड नहीं कर सकता, से आज के हमारे मेहमान उनकी मदद करते हैं उन शवों की अंतिम क्रिया करने में। और इस पवित्र कार्य को वो 1500 से ज्यादा बार कर चुके हैं और ये सेवा वो बिल्कुल निशुल्क देते हैं अघोर सेवा संस्थान के नाम से। तो आइए आपको मिलवाते हैं गुड़गांव के निवासी श्री ऋतुराज अग्रवाल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे चैनल ब्रोका ब्लॉग पर। आप हमारे पहले गेस्ट हैं और हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम ऐसे लोगों से हमारे व्यूअर्स की जान पहचान करवाते हैं जो कि बिना किसी पब्लिसिटी के चुपचाप अपना कार्य करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। और इस कड़ी में आप हमारे चैनल के सबसे पहले गेस्ट हैं, तो बहुत स्वागत है सर आपका। अ, तो धन्यवाद। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि किसी चीज़ की इनॉग्रेशन अगर इस तरीके के कार्य से आप कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि महादेव आगे तक लेके जाए आपको। और अच्छा कार्य कर रहे हैं, होना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं समाज में जो कार्य कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं। आप प्रोफेशनली का क्या काम करते हैं और ये जो सेवा आप करते हैं इसका आइडिया आपको कहाँ से आया, बट सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम ऋतुराज अग्रवाल है और गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ। पिछले तकरीबन 25-26 साल से सामाजिक तौर पे मैं एज एन वॉलंटियर जो है वो काम कर रहा हूँ। 14 या 15 साल की एज में लग गया था मुझे, जहाँ तक याद है कि 2000 या 99 के अंदर जब है वो मैं एज एन वॉलंटियर जो है स्लम एरिया में काम करना स्टार्ट किया था। एसएनएसएफ फाउंडेशन है, आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, देविका आनंद मेरी गुरु रही है उनमें। तो थिएटर भी सीखा मैंने उनसे और सोशली जो काम है उन्होंने ही मुझे इस चीज़ में लेके आई वो। और धीरे धीरे काफ़ी सालों तक मैंने उनके साथ काम किया है। बाय प्रोफेशन मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है और पेट के लिए है जो कुछ समय मैंने पिछले 4-5 साल टैक्सी भी चलाई है। और अभी मैं रियल स्टेट में हूँ, उससे पहले भी मैं रियल स्टेट में था और अभी भी रियल स्टेट में हूँ। तो शॉर्ट में कहा जाए तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।
यू कैन से ओके। दैट। तो सर, दूसरी बात जो आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आप सेवा करते हैं, अघोर सेवा जिसे कहते हैं, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपने क्यों स्टार्ट किया? क्या कोई इसका स्पेसिफिक कारण था? स्पेसिफिक कोई कारण तो नहीं था इसका। तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है कि एक सेक्टर 22 के अंदर है, डेड बॉडी थी। बुजुर्ग संत कहूँ, भिखारी कहूँ, इस तरीके का व्यक्ति था, पेड़ के नीचे रहता था और उसकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे, वो जान पहचान के थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्योंकि उन्हें पता था कि सोशली इन्वॉल्व है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे है, डेथ हो गई है और इसका अंतिम संस्कार करना है। तब उस टाइम दिमाग में आई कि चलो ठीक है, महादेव का काम है, चलो कर लेते हैं। उन्होंने, उनका आदेश है, कर लेते हैं। तो वो क्रिमिनेशन हमने पहला किया था सेक्टर 22 के अंदर। उसके बाद में मुझे लगा कि अगर कोई आता है इस तरीके का व्यक्ति की जिस अनआइडेंटिफाई है, या जिसके पास में पैसा नहीं है, या जिसको जानकारी नहीं है, या उठाने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम कर लें। तो धीरे धीरे फिर थानों में या कुछ लोग सोशली जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने इन्फॉर्म करना शुरू किया कि ठीक है, कोई डेड बॉडी है या इनके घर में डेथ हो गई है, उठाने वाला नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं जो आए हैं कि बच्चे बाहर चले गए, घर में बुजुर्ग अकेले हैं, या बच्चे हैं ही नहीं उनके, बुजुर्ग हैं, हस्बैंड या वाइफ में किसी की डेथ हो गई। तो आजकल जो कल्चर हमारा आज है मेट्रो सिटीज के अंदर अगर न्यूक्लियर देख, फैमिलीज का। न्यूक्लियर फैमिलीज है। और फिर क्या है कि मेट्रो सिटीज में ये हो गया है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जी। इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते किसी दुख दर्द के अंदर भी, कि जी। ठीक है यार, हमें क्या मतलब है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि उनके पास में लोग नहीं होते उन्हें उठाने के लिए, उनका क्रिमिनेशन करवाने के लिए। तो वो धीरे धीरे जो है ये चीजें शुरू हुई, और फिर बाद में कोविड आ ही गया था। तो मतलब सोच के देखा जाए तो कितने दुख की बात है, एक इंसान अगर मान लीजिए 70 साल भी जीता है तो 70 साल बहुत होते हैं, और 70 साल में वो कितने लोगों के जीवन को टच करता है, इन्वॉल्व होता है, पर जब वो इस संसार को छोड़ के जाए तो उसके शरीर को कोई उठाने वाला ना हो। तो ये सोच के ही कितना दुख होता है कि एक पूरी लाइफ आखिर में काउंट्स टू नथिंग, और उस जगह पे फिर आप जैसे लोग, आपकी संस्था आके उस कार्य को करती है। तो आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना पुण्य का कार्य है। तो सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखो, डेथ सबको पता है कि सबको एक दिन जाना है, पर डेथ के बारे में बात करना समाज में एक टैबू है, कोई जनरली बात नहीं करना चाहता। और मैक्सिमम लोगों ने अगर अंतिम क्रिया देखी है तो या तो अगर घर में किसी की डेथ हुई है तो देखी है, नहीं तो फिल्मों में ही देखते हैं। और जनरली हमारे दिमाग में एक अ, भ्रांति रहती है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा कहाँ से आता है कोई नहीं सोचता। तो आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि एक इंसान की अंतिम क्रिया में उसकी कितना खर्चा आता है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? और देखिए, सबसे पहला शुरुआत होती है कि घर के घर से आपको क्रिमिनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए। तो अगर आपके पास में जैसे हमारे पास में जो केसेस आते हैं, उनमें उठाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। या तो 2 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो कहते हैं ना कि अंतिम वो 4 लोग। हम चार तो कंधे। कई बार मजाक में कह देते हैं कि यार 4 लोग वैसे नहीं मिलते, लेकिन लास्ट में कंधा देने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन फैक्ट है कि आज के सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लास्ट में 4 कंधे भी नहीं मिलते। तो घर या हॉस्पिटल या जहां बॉडी है, या मॉर्चरी हाउस है, वहां से क्रिमिनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत होती है, या शव वाहन की जरूरत होती है। उसके बाद में जो क्रिमिनेशन सेंटर का खर्चा होता है, तो गुड़गांव के अंदर जैसे 5500 रुपये एमसीडी ने फिक्स, जो निगम है जी। उन्होंने फिक्स किया हुआ है। 5500 रुपये के अंदर आपकी लकड़ी इन्वॉल्व है, जी। और पंडित की जो फीस है और जो उनका मेहनताना है वो इन्वॉल्व होता जी। है। उसके बाद में आपका जो है हवन सामग्री हो गई, शहद हो गया, गंगा जल, धूप, अगरबत्ती, घी, ठीक है, राल, ठीक है, ये जो रिचुअल्स के लिए जो आइटम इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं। तो वो कॉस्टिंग बैठती है। अगर हम 2 किलो भी घी यूज करते हैं, या 3 किलो घी यूज करते हैं, या 1 किलो घी यूज करते हैं, तो वो उस हिसाब से
एक्सपेंसेस बढ़ते हैं 3,000 से लेकर के 3,500, बाकी फिर आप ऊपर जितना घी और हवन सामग्री या जितना मटेरियल आप इस्तेमाल, चंदन इस्तेमाल करना आपको, या क्या इस्तेमाल करना है। तो हमारा मोस्टली जो होता है कि हम 2 से 3 किलो हवन सामग्री यूज करते हैं, 2 किलो हम घी यूज करते हैं, शहद है, गंगा जल है, धूप, अगरबत्ती, कपूर और ये चंदन का पाउडर हो गया, और जी राल, जी हम ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी कफन का खर्चा होता जी। एक बॉडी पे अराउंड 9 to 10,000 रुपीज, और है। आप हाँ, अप्रोक्सीमेट। 1500 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। जी। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, फंडिंग के बारे में, बट उससे पहले आपसे हम पूछेंगे, कोविड आया था, कोरोना का टाइम आया था, और आप उसको जब आप बता रहे थे तो उसके बारे में सही से बात नहीं कर पाए। तो कोरोना में आपके संस्थान का क्या रोल रहा? कोविड के टाइम, कोविड फर्स्ट में क्या है कि मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा टैक्सी का काम था, जी तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई कोविड के, जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद में जब खुला है, हम एज एन वॉलंटियर, या आप ये कहे कि कुछ दोस्त हैं, जी कुछ साथी हैं, वो मिलकर के जो है वो हम कर रहे थे। जी तो हमने उसको एक नाम दे दिया था, हमारा भाईचारा। जी। ठीक है, हम उसी के नीचे हम ये काम कर रहे थे, कोई रजिस्टर्ड हमारी कोई संस्था नहीं थी। ओके। जी अ, तो सबसे पहली जरूरत थी कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जी वो अपने घर जा सके, ताकि जो बेड है वो अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए खाली रहें। जी तो डीएलएसए के अंदर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ करती थी, ललिता पटवर्धन जी, ठीक है, उनके साथ मिलकर के हमने, और कुछ जो लोकल पार्षद हैं उनके साथ मिलकर के हमने, जो पेशेंट्स थे जी गुड़गांव के हॉस्पिटल्स के अंदर, सबसे पहले तो हमने उनको घर तक भेजा। जी। आपकी टैक्सी। ठीक है, जी हमारी जो टैक्सियां थी, तो रिस्क फैक्टर था, ठीक है, कि ड्राइवर्स या हमारे जो, मैं भी खुद भी गया हूँ कि कोविड हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वेव थी और लोगों जी को इस चीज से नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि ठीक है यार, जो मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान है, जी बिल्कुल। तो ठीक है, काम करते हैं। कोविड सेकेंड वेव के अंदर डेथ रेशियो सबसे ज्यादा था। अब उस सिचुएशन में हम ऑक्सीजन भी जनरेट नहीं कर सकते, और ना ही हम मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो दे सकते थे। जी हमें काम जो आता था वो था कि ठीक है, जब हमने सिचुएशन देखी कि डेथ रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और क्रिमेशन सेंटर्स के बाहर जो है लाइनें लगी हुई हैं, उठाने वाला नहीं है, एम्बुलेंस जो है वो बहुत सारे पैसे जो है चार्ज करने लग गई थी उस टाइम पे, लाख लाख रुपए तक जो है एम्बुलेंस जो है वो चार्ज कर रही थी। तो मेरे पास में अपनी डिजायर थी, तो मैं डिजायर लेकर के निकला, और यही डिसाइड किया कि जो डेड बॉडीज हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट एक सम्मानजनक जो है अंतिम संस्कार मिले। जी तो तकरीबन 1 महीने हमने जो है वो, मैं लगा रहा, टीम को मैंने इस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया खासतौर से, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जो साथी हैं, ठीक है, वो कोविड से ग्रस्त ना हो जाए। ग्रस्त ना हो और बीमार ना हो जाए। जी तो इंडिविजुअली मैं खुद जो है वो काम करता रहा, मुझे मेरे साथियों ने भी मना किया, मेरी फैमिली ने भी मना किया, बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी फोन करके बहुत सारी गालियां भी दी, कुछ रिलेटिव्स ने अप्रिशिएट भी किया, उनका प्यार था, कि केयर थी कि हाँ ठीक है, इसे कुछ ना हो जाए, या इस सिचुएशन में जब फैमिली है। तो मेरे लिए अगर मैं ये कहूँ कि वो 1 महीना जो था, उसमें तकरीबन 273 क्रिमिनेशंस जो है मैंने अपने हाथ से किए। वो सिचुएशन शायद मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट रहा, या यूं कह सकते हैं कि वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि फादर जो है, फादर की डेथ हो गई शाम को 5 बजे, जैसे हम देखते हैं कि घर के जी अंदर एंटर करते हैं तो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के अंदर फादर जो है वो एकदम से, कोविड पेशेंट था, गिरा और गिरते ही उसकी डेथ हो गई। पूरी रात वो डेड बॉडी जो है वो एज वही। इट इज पड़ी रही। घर के अंदर उसकी बहू थी, बेटा था, और उन्होंने चद्दर तक नहीं डाली। सुबह किसी का फोन आया मेरे पास में कि जी ऐसे ऐसे है, और वहां पे डेड बॉडी है, आप उठा लें। ठीक है, तो रवि कालरा जी है अर्थ सेवियर फाउंडेशन, तो उन्होंने, उनकी जो एम्बुलेंस थी, मैंने वो एम्बुलेंस ली और वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में
जब मैंने सिचुएशन देखी तो वो बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी और अ, अकड़ गई थी, हैवी भी, फूल गई थी एक तरीके से। तो उसे उठाना बहुत ही, सीधा करना, उठाना, फिर मैंने उनसे चद्दर मांगी, उन्होंने मुझे फेंक के चद्दर दी। कि अब मैं क्या कहूँ, कि मुझे ये लगा कि शायद ये अपने कोविड का डर था या क्या था, मुझे नहीं पता। वो हमारे पीछे पीछे आए अपनी गाड़ी लेकर के, उन्होंने अपने उनके डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे, जब मैं क्रिमिनेट, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अपने जिस औलाद ने अपने बाप की डेड बॉडी पूरी रात इस तरीके से छोड़ दी, वो क्या अग्नि देगा, क्या कुछ करेगा। फिर उसने मुझे फोन भी किया कि फादर के हाथ में सोने की अंगूठियां निकाल लेना। अब बॉडी फूल गई तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अंगूठी निकल पाएगी। मुझे जो जितनी गालियां आती थी, मैं, टू बी फ्रैंक, ठीक है, मैंने उसे दी। उन्होंने कहा कि तू यहाँ से चला जा। ठीक है, नहीं, मेरे हाथ से मर्डर हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं था। बॉडीज आती थी, डिजायर के अंदर आप खुद सोच सकते हो कि मैं दो दो डेड बॉडी लेके गया हूँ। एक डेड बॉडी फ्रंट सीट पे, एक डेड बॉडी बैक सीट पे। तो मेंटली भी मैं ये कहूँ कि मैं प्रिपेयर भी नहीं था, और या ये कहूँ कि मैं अपने बारे में छोड़ चुका था सोचना कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। मैं अगर पीछे वाली डेड बॉडी को अगर मैं क्रिमिनेशन के लिए लगा देता था, तो दूसरी बॉडी को ना मैं बैठ करके ना उससे कई बार बात भी करने लग जाता था कि चलो ठीक है, डोंट वरी, आपका भी जो है वो ठीक से होगा, जो हुआ ठीक है। तो वो सिचुएशन रही है मेरे साथ में। और ये कहूँ कि महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, आज भी है, और आगे भी रहे। लास्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि देखिए उस टाइम पे ये था कि क्रिमिनेशन सेंटर भी पैसा तो लेता था, जी बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं था। जी। हम जो डेड बॉडी लेके जाते थे तो 5500 रुपये हम देते थे। हालांकि जो क्रिमिनेशन सेंटर जो काटरपुरी का हो, 22 का हो, यहाँ का अपना अतुल कटारिया का हो, इन्होंने काफ़ी मदद करी हमारी। अगर कई बार ये था सिचुएशन, लास्ट की सिचुएशन बताऊँ मैं आपको, तो एक केस आया मेरे पास में। वो डेड बॉडी मैंने क्रिमिनेशन के लिए लगा करके मैं बाहर आया था, मैंने अपनी पीपी किट निकाली। तो अराउंड 36 की एज की एक लेडी थी, और क्रिमिनेशन सेंटर के बाहर बैठी हुई थी। जी। उसने घुटनों के अंदर अपना सर दिया हुआ था, रो रही थी। जी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। बोले मेरे पति। क्या हुआ। बोले 5 नंबर। 5 नंबर, क्योंकि नगर निगम भी जो है डेड बॉडीज लेके आ रहे थे हॉस्पिटल में जो डेथ हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप जाओ और क्रिमिनेट करो, जाओ और उनको कागज वगैरह दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने मुट्ठी खोली और उसकी मुट्ठी के अंदर 280 रुपए राउंड करके थे। बोले भैया पैसे नहीं है। मैंने कहा आपसे किसी ने पैसे मांगे। बोले पैसे तो लगेंगे ना। मैंने कहा कोई नहीं, आप आइए, ठीक है। मैंने कहा मैं करवा, मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी मैं करवाऊंगा। और एक्चुअल पूछे तो उस दिन मेरी जेब में मात्र 18 रुपए बचे थे, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। सो ठीक है, पंडित जी को फिर दे देंगे। मैं गया, जा करके मैंने वो बॉडी चिता पे लगाई। चिता पे लगाने के बाद में उसने कहा कि मुझे चेहरा देखना है। तो कोविड बॉडीज का ये था कि कवर जो नहीं खोल सकते। बैग थे वो खोलते नहीं थे। जी। फिर भी मेरा मन गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। तो मैंने वो बैग खोला, उनका चेहरा दिखाया। मैंने कहा चिता कौन देगा, अग्नि कौन देगा। बोले जी हमारे लेडीज बिहार की साइड की थी वो लेडी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लेडी नहीं देती, तो आप दे दीजिए। ठीक है, मैं अग्नि दे करके बाहर आया। तो जो मेरा फोन था वो पंडित जी के पास रखा हुआ था। फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो सामने वाले ने कहा भैया पेटीएम नंबर आपका यही है। मैंने कहा, हाँ जी। और उस व्यक्ति ने मुझे तुरंत 5100 रुपये पेटीएम करे। ओके। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज के थे क्या नहीं। मैंने उठाए वो 5100 रुपये, पंडित जी को मैंने पेटीएम कर दिया। मैंने कहा पंडित जी 400 रुपये खाते कमाते देंगे। तो ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, पंडित जी ने अपना जो ड्रॉर है वो खोला, उसमें से 2000 रुपये का नोट निकाला और उस लेडी के हाथ में रखा उन्होंने।
कि आप ये रखिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी। उन्होंने वो 2,000 रुपए का नोट उस लेडी के हाथ में रखा कि आपको जरूरत पड़ेगी, आप रख लीजिए। तो उसके बाद में जब मैंने उस नंबर पे फोन किया शाम को, तो वो नंबर जो है नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा था। अच्छा। अब मुझे भी नहीं पता कि वो कौन व्यक्ति था जिसने उस दिन मदद करी। तो मैं ये कहूंगा कि मदद जब आप करने निकलते हैं ना, तो ऊपर वाला ना रास्ते अपने आप बना देता है। ये हमारे साथ भोलेनाथ, किस बात की राइट। चिंता। बिल्कुल। तो मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि अगर कोई एक ही अंतिम संस्कार में जाता है, उसके बाद ही चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, उसका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपने तो एक महीने में 273 275 लोगों का अंतिम संस्कार, उससे ज्यादा शायद आपने डेड बॉडीज देखी होंगी। हम्म। तो उसके बाद जीवन को लेके, लाइफ को लेके, जैसे हम लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे फ्रेट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये कैसे होगा, कोई पर्सपेक्टिव चेंज नजर आया, कोई नजरिया बदला हुआ लगा आपको कि जीवन को लेके नजरिया बदल गया हो आपका, या चीजों को देखने का तरीका बदल गया हो, समझने का तरीका बदल गया हो? नहीं, बिल्कुल बदलाव बहुत आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो महीना जो है मेरी लाइफ का ना टर्निंग पॉइंट रहा है। उससे पहले मन में बहुत सारी इच्छाएं थी कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में वो करना है, ठीक है, ये घर बना लूं मैं, अपने घर में ये ले आऊं। बहुत सारी जो एक कहता ना कि अ, सांसारिक जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी थी। फिर उस समय ना एक अघोर को मैंने पहचाना कि अघोर है क्या, कि आपका समर्पण जो है शिव के लिए या संसार के लिए या प्रकृति के लिए, वो समर्पण जो है, वो भाव जो है मेरे अंदर इस तरीके से समाहित हुआ कि मैं डिस्क्राइब करना शायद पॉसिबल भी नहीं है कि मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर पाऊं। तो धीरे धीरे वो प्रोस्पेक्टिव ना मेरे ना चेंज हो गए कि एक त्याग की भावना, आप ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि शून्य हो जाना। जी। कोई क्या बोल रहा है आपके लिए, क्या सोच रहा है, ठीक है, लेट इट बी। होता है, अगर वी आर ए पीस, हाँ, अपने साथ शांति से है ना, हम हम्म। अपने तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर हम छोटी छोटी चीजों पे परेशान होते रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लाइफ में एक्चुअल बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर क्या है। तो अब नेक्स्ट जो मेरा सवाल आपसे है, वो जनरली हमने देखा है, जो भी समाज सेवी होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, सरकारी तंत्र की तरफ से जनरली बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, सरकारी तंत्र की तरफ या सरकारी अफसरों की तरफ, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कोऑपरेशन मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा देखिए, मैं ये कहूंगा कि समाज में ना दो तरीके के सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक है जो बड़े तबके से आते हैं, बड़े लेवल से आते हैं, उनके पास में फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग है, है, बैकिंग भी और है? बैकग्राउंड जो है वो उनका स्ट्रांग है। जी। वो छोटा काम करके बड़ा दिखाते हैं, फंडिंग जनरेट करते हैं, और उन पे ना सरकारें भी हाथ डालने से ना 10 बार सोचती है। सोचते हैं। एक है हमारे तरीके के लोग जो सड़क से हैं और सड़क पे ही काम कर रहे हैं। पहचान भी हमारे, यानी कि बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि हमारे कोई जज हो या कोई राइटर हो या कोई फिल्म मेकर हो, जी। ठीक है, कि जी उनकी पहचान हो, तो हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, और फाइनेंशियली भी हम स्ट्रांग नहीं है। जी। तो हम जैसे लोगों को क्या है कि एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी भी कह देगा साइड हट, तू कौन। जी। लेकिन जब बात आती है किसी पेंडेमिक की या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन की, जी। तब हम जैसे लोग ही काम काम आते आते हैं, और तब हमारे को ही याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को याद नहीं करते या हम उनकी लिस्ट में नहीं होते, हम लिस्ट में होते हैं, हैं। ठीक है, लेकिन हम याद आते हैं एक्सट्रीम टाइम पे या पेंडेमिक के टाइम पे। हम वैसे याद नहीं आते। मतलब की आ रही है। मतलब कि यार हम, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो काम कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तसल्ली होती है घर जा करके, जब हम खाना खा करके बच्चों के साथ में थोड़ी देर खेल कूद करके सोते हैं, तो नींद अच्छी आती है, तसल्ली है कि हमने कुछ अच्छा किया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक कहना ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जी। लेकिन हाँ, हाँ, भाड़ चलाने वाले की ना आंख जरूर फोड़ सकता है। अरे बहुत सही। ठीक।
ओके, अगला सवाल देख, आपने अभी जब आप अपनी कोरोना टाइम की स्टोरीज बता रहे थे तो उस टाइम आप अपनी खुद की डिजायर में सेवा करते थे, बॉडीज लेके जाते थे। और उसके अलावा नॉर्मली अगर आपको, क्योंकि मुझे ये पता चला है, मेरे फादर ने ही बताया कि आपने एम्बुलेंस अभी रिसेंटली ली है, और राइट। वो भी शायद ईएमआई पे है। जी। और कई बार ऐसा होता है कि ईएमआई के पैसे इकट्ठे करने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी स्टोरी बताइए कि जब नहीं थी तो, मतलब मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आप किसी का लोडिंग ऑटो लेके नहीं जा सकते ये बोल के कि मुझे इसमें बॉडी लेके आनी है, बिल्कुल। बिकॉज ऑब्वियसली डेथ इज अ टैबू। बिल्कुल। कोई नहीं चाहेगा कि हाँ उसके कमाई के साधन पे भाई तुम बॉडी रख के ले जाओ। राइट तो राइट। पहले कैसे मैनेज करते थे, और अभी आ गई है तो उसकी ईएमआईज जुटाने के लिए किसी महीने नहीं भी होती होगी, बैंक से कॉल भी आता होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो ये था कि हम एम्बुलेंस को कॉल करते थे। जी। ठीक है, नियर बाय जैसे राजू हो गया, कन्हैया हो गया, बहुत सारे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जी। वो है, उनको हमने फोन कर दिया। अब होता क्या था कि कई बार हम जगह पे पहुंच गए, 2 घंटे भी हमारे को वेट करना पड़ रहा है, 3 घंटे भी हमारे को वेट करना पड़ रहा है उस एक एम्बुलेंस के लिए, अवेलेबल नहीं है वो सिचुएशन। क्योंकि देखिए कोविड के बाद में ना, कोविड में जब इस सिचुएशन में लगे तो उसके बाद में हमारे पास ना कॉल्स आनी बहुत ज्यादा हो गई। जी। पुलिस की तरफ से भी हमारे पास में कॉल्स आती हैं, रेलवे की तरफ से भी, जो रेलवे पे बॉडीज कट जाती हैं तो जी। उनको उठाने के लिए उनके तरफ से भी कॉल्स आती हैं। हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे हैं कि वो हमारे को कॉल कर लेते हैं कि ये गरीब आदमी है आपका, एम्स है झज्जर, वहां से फोन आ जाता है। और बाकी जो लोग हैं सोशली इन्वॉल्व हैं, जी। उन्हें सबको पता है, तो मोस्टली उधर से फोन। तो ये होने लगा कि मेरे पास में महीने की 8-10, उस सिचुएशन में ये थी, कभी 8 भी आ जाती थी, कभी 10 भी आ जाती थी। तो मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो अपनी खुद की एक एम्बुलेंस है वो ली जाए। जी। तो उस टाइम पे हमने सोशल मीडिया पे ही फंडिंग मांगी, और तकरीबन 1,65,000 रुपए जो है वो हमारे पास में इकट्ठे हुए। जी। 1,65,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट करी, और उसके बाद में हमने ईएमआई, तो हमारी जो एम्बुलेंस की अभी फिलहाल ईएमआई है वो 14,000 रुपये है। जी। और हमारा एक्सपेंसेस जैसे लास्ट मंथ हमारा एक्सपेंसेस था, आई थिंक 48,000 के आसपास हमारा टोटल एक्सपेंसेस था, इंक्लूडिंग ईएमआई। जी। ठीक है। तो उसको जुटाने के लिए हमने ना एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपके फादर भी हैं। जी। ठीक है, तो वो क्या है कि हमारा अभी 96 के आसपास लोग हैं हमारे साथ में। जी। ठीक है, जो महीने का जो है वो अघोर सेवा संस्थान को जो है वो डोनेशन देते हैं, जो 201 रुपए है। जी। ठीक है, उस 201 रुपए से हमारे पास में तकरीबन 18,000, 20,000, 21,000, कभी 22,000, कुछ, क्योंकि किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो किसी ने 1,100 रुपए कर दिए, किसी ने 501 रुपए, कुछ साथी हैं जो 501 रुपए करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 18,000 रुपए से लेकर के 23 या 24,000 रुपए तक हमारा आ रेशियो जाता चलता है। है। जी। ठीक है, बाकी जो है वो मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ। तो दर्शकों को समझा दूं कि महीने का जो 48,000 के आसपास जो एक्सपेंस बताया, उसमें 14,000 समथिंग तो एम्बुलेंस की ईएमआई है, और बाकी जो खर्चा है वो बॉडीज के अंतिम संस्कार का खर्चा है। सो ये सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आखिरी में बस लास्ट एक है, अगर कोई दर्शक आपको कांटेक्ट करना चाहे या आपके संस्थान को डोनेट करना चाहे, तो क्या आपका नंबर हम अपनी स्क्रीन पे डाल सकते हैं, क्यूआर कोड नंबर वगैरह, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर किसी को सेवा की जरूरत है, या आपके नॉन में या आपके आसपास अगर ऐसी डेड बॉडी है, ठीक है, किसी का देहांत हो जाता है और उसे उठाने वाला नहीं है, या अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसे जानकारी नहीं है, तो आप मुझे 8750 354 333 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है हमारी जो सेवा की सुविधा है वो बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। हाँ, दिल्ली एनसीआर से बाहर की जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की एक, देखिए, बजट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस हैं, तो उस हिसाब से हम जो है, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है मोस्टली, या तो ड्राइव मैं ही करता हूँ, या गौतम सैनी है, मेरे दोस्त हैं। जी। ठीक है, हमारे ग्रुप के ही अघोर सेवा संस्थान में ही है, तो वो करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो हम मुफ्त सुविधा देंगे। जी। रही बात डोनेशन की, तो डोनेशन के लिए आप अघोर सेवा संस्थान का फेसबुक पेज भी है। जी। ठीक है,
वहां भी आप जा सकते हैं और वहां से आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। बाकी आप क्यूआर कोड मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, और अघोर सेवा संस्थान के फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और आप में से जो भी कोई आ, ऋतुराज जी का साथ देना चाहें, उनकी मदद करना चाहें, आप खुले दिल से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र इनिशिएटिव है। सो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद श्योर। हमारे पहले गेस्ट बनने के लिए। और अब आपसे बात करके मुझे भी लग रहा है कि आपसे बेटर गेस्ट शायद कोई नहीं हो सकता था हमारे पहले एपिसोड के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।